गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था, हम आप यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कैनाल इरिगेशन एंड डाइवर्जन हेडवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कैनाल इरिगेशन सिस्टम, उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आएंगी, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखते हैं, देखो वन बाय वन कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले वो डेफिनेशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ ग्रॉस कमांड एरिया। ये क्या होता है, देखिए, इट इज़ द टोटल एरिया बाउंडेड विद इन द इरिगेशन बाउंड्री ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑब्लिक कैनाल which can economically irrigated without considering the limitation of the quantity of the available water. It includes cultivable as well as uncultivable area. इसका मतलब बेसिकली टोटल एरिया आ गया। मतलब बेसिकली कौन सा एरिया आ गया? टोटल। ठीक है, टोटल एरिया आ गया हमारे पास, जिसके अंदर हम कल्टिवेबल भी, जिस पे खेती कर सकते हैं, और नॉन कल्टिवेबल भी, जिस पे हम खेती नहीं कर सकते। तो इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, कल्टिवेबल एज वेल एज नॉन कल्टिवेबल। तो वही बोलते हैं क्रॉस कमांड एरिया। इट इज़ द टोटल एरिया बाउंडेड विद इन द इरीगेशन बाउंड्री ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑब्लिक कैनाल विच कैन इकोनॉमिकली इरीगेटेड विदाउट कंसिडरिंग द लिमिटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द अवेलेबल वाटर। हम इसके अंदर ये भी नहीं, मतलब कोई लिमिटेशन भी नहीं है हमको कि किस तरह पानी यूज़ करना है। बस हमको इतना याद रखना है, इसके अंदर कल्टिवेबल जहाँ पे खेती हो सकती है और जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, उन दोनों एरिया को क्या करते हैं हम? यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं हम एक बार। नीचे क्या है, इसके नीचे देखते हैं एक बार। सेकंड डेफिनेशन इज, सेकंड डेफिनेशन आगे अभी इसके अंदर देखते हैं। द अनकल्टिवेबल एरियाज ऑफ जीसीए, जीसीए मतलब ग्रॉस कमांड एरिया, कैन इंक्लूड, अब क्या क्या आता है इसके अंदर अनकल्टिवेबल के अंदर? रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, रोड्स जहाँ चलते हैं, एंड फॉरेस्ट। मतलब अनकल्टिवेबल कौन सा हो गया? जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अनकल्टिवेबल एरिया बोल देंगे। उसके बाद क्या है? कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑब्लिक कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक है, तो कल्टिवेबल और कल्चरेबल मतलब वो एरिया हो गया जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं हमारी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कल्चरेबल एरिया इज द कल्टिवेबल पार्ट ऑफ जीसीए एंड इंक्लूड्स ऑल एट्रीब्यूट्स और लैंड ऑफ जीसीए ऑन विच कल्टिवेशन इज पॉसिबल। मतलब वो एरिया जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? कल्टिवेबल कमांड एरिया या फिर कल्चरेबल कमांड एरिया। ओके, उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ एनी डेटा कल्चरेबल कमांड एरिया कैन बी अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 80% ऑफ जीसीए। इसका मतलब अगर हमको नहीं दिया गया हमारे न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारा कल्टिवेबल कमांड एरिया है वो जीसीए का, मतलब ग्रॉस कमांड एरिया कितना है? 80% है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे, पास्चर्स एंड फैलो लैंड्स, यहाँ पर ये PASTURES है, पास्चर्स है, पी नहीं है ये। पास्चर्स एंड फैलो लैंड्स इंक्लूड इन कल्चरेबल कमांड एरिया। तो मतलब पास्चर्स और फैलो लैंड किसके अंदर आएंगे? कल्चरेबल कमांड एरिया के अंदर आएंगे। आगे आ जाइए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से। मतलब ये कहना चाह रहा है कि द एंटायर कल्टिवेटेड पोर्शन ऑफ द CCA मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया इज़ जनरली नॉट प्रपोज्ड टू बी इरीगेटेड इन एनी वन सीजन। इसका मतलब ये है कि एक सीज़न के अंदर हम सारा एरिया कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? टू अवॉइड इंटेंसिव इरीगेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया विच मे कोज हार्मफुल इफेक्ट्स लाइक वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड पब्लिक हेल्थ डिजीज़। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर हम एक ही बार में सारा एरिया इरीगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके कारण वाटर लॉगिंग हो जाएगा, सैलिनिटी कंसेंट्रेशन ज़्यादा, नमक आ जाएगा, और पब्लिक हेल्थ डिजीज़ लाइक डेंगू, मलेरिया आ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं कि इसको ही कल्टिवेट करना है। जैसे नीचे आइए देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ CCA इज़ द परसेंटेज ऑफ, देखते हैं एक बार इसके अंदर। तो मैं क्या बोल रहा था, आप द परसेंटेज ऑफ CCA फॉर दैट इज प्रपोज टू बी इरीगेटेड इन अ गिवन सीजन इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जिस पे हम खेती करने जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन ऑफ दैट सीजन। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन कैलकुलेटेड ओवर द एंटायर एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। मतलब पूरे साल के लिए अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास टोटल एरिया है 1000 हेक्टेयर, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर 1000 हेक्टेयर पे खेती नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर 60% एरिया पे खेती कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो इसका इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1000 का 60%। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1000 का 60%। तो 1000 का 60% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 1000 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। तो बेसिकली कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरा 600 हेक्टेयर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 600 हेक्टेयर एरिया हो जाएगा जहाँ पे हमको खेती करनी है। आगे आ जाइए, इसके अंदर आगे देखते हैं हम।
एरिया टू बी इरीगेटेड वही मतलब है, द एरिया प्रपोज्ड टू बी इरीगेटेड इन एनी वन क्रॉप सीजन or over any given year is called the area to be irrigated in that season or the year respectively. It is obtained by multiplying CCA with seasonal or the annual intensity of irrigation as per the case. मैंने क्या बताया कि जितना क्रॉस का जो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया है उसका अगर हमको जितना परसेंटेज दे रखा है, जैसे मान लो 1000 हेक्टेयर दे रखा है तो 1000 हेक्टेयर का कितना परसेंटेज 70% तो कितना हो जाएगा 700 हेक्टेयर, लेकिन CCA का ओनली किसका है, देखो लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया का कितना है ये हमारा, उतने परसेंटेज एरिया लेके चलेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया टू बी इरीगेटेड। ठीक है, आगे आ जाइए। टाइम फैक्टर क्या होता है ये समझिए। टू चेक द डेंजर्स ऑफ ओवर एंड इंटेंसिव इरीगेशन नो इरीगेशन चैनल इज अलाउड टू ऑपरेट ऑन ऑल द डेज ड्यूरिंग द एनी क्रॉप सीजन। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी क्रॉप सीजन के दौरान ऐसा नहीं है कि जो हमारा जिस चैनल से हम पानी भेजे जा रहे हैं पानी पूरे टाइम भेजेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइम में हम क्या करेंगे, इरीगेशन करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी टू द क्रॉप पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जो डिस्ट्रीब्यूटरी का आ रहा है डिवाइड टू द क्रॉप पीरियड। वही लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड, जिस पर्टिकुलर टाइम में हम खेती कर रहे हैं, इरीगेशन कर रहे हैं, ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी टू द क्रॉप पीरियड। कहाँ तक, क्रॉप पीरियड तक। आगे आ जाइए। What is capacity factor? तो capacity factor for a canal is the ratio of mean supply discharge in a canal design a period to its design full capacity। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसमें ये इसका मतलब ये हो गया कि जितना हम डिज़ाइन डिस्चार्ज दे रहे हैं डिवाइड बाय उसकी कितनी कैपेसिटी है। जैसे सपोज कीजिए एक इंसान है, भाई एग्जांपल लेता हूँ, एक इंसान की कैपेसिटी है कि भाई वो दिन के अंदर 12 घंटा पढ़ेगा, इससे ज़्यादा पढ़ेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा है कि डेली जो पढ़ता है वो सपोज करो 7 घंटे पढ़ रहा है, तो इसका उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 7/12 हो गई। तो ऐसे यहाँ पर कि एक ये हो गया कि मीन सप्लाई डिस्चार्ज, मतलब जितना हमको डिस्चार्ज चाहिए डिवाइड बाय जो कैपेसिटी है उसकी टोटल कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगा, मेरा कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा। आप आगे जाइए, देखो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है ये, देखिए द कैपेसिटी ऑफ द कैनाल शुड बी सफिशिएंट टू फुलफिल द मैक्सिमम ऑफ द पीक डिमांड ऑफ ऑल द क्रॉप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इरीगेटेड एट वन टाइम अमंग ऑल द एग्रीकल्चरल सीजन। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज़ कीजिए हम एक तरफ एक ही फील्ड है हमारे पास और 3 फसलें हैं, खरीफ की है, रबी की है, जैद की है, शुगर केन की है। तो एक ही फील्ड के अंदर देखो ऐसा तो है नहीं कि हम एक फील्ड है उसके अंदर खरीफ की फसल उगा रहे हैं तो फील्ड बड़ा करेंगे छोटा करेंगे, उसी फील्ड को लेके चलेंगे, फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा बनाने के बाद। तो हम देखो अगर हम एक टाइम में खरीफ की फसल उगा रहे हैं उसका डिस्चार्ज अलग होगा, रबी की फसल उगा रहे हैं उसका डिस्चार्ज अलग होगा, ठीक है, और शुगर केन की फसल उगा रहे हैं उसका डिस्चार्ज अलग होगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं जैद की फसल उगा रहे हैं उसका डिस्चार्ज अलग होगा। वो बात अलग है कि शुगर केन क्या है, मेरा पेरिनियल क्रॉप है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है, देयर फॉर द कैनाल शुड बी डिज़ाइन फॉर अ कैपेसिटी इक्वल टू द ग्रेटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ रबी एंड शुगर केन। शुगर केन हमारा पेरिनियल होता है तो साथ में उगा सकते हैं हम, तो रबी और शुगर केन का, और खरीफ एंड शुगर केन एंड जैद एंड शुगर केन। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के सामने दिखा हुआ है कि देखो मैक्सिमम क्या लेंगे हम, डिज़ाइन जो करने जा रहे हैं, रबी का जो है सपोज़ कीजिए हमारे पास रबी का है वो 8 मीटर क्यूब पर सेकंड है, ठीक है, शुगर केन का है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, उसके बाद खरीफ का है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, और जैद और शुगर केन का है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगेन जैद का है 18 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड शुगर केन का है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। जो हाईएस्ट जो होगा वो जैद प्लस किसका होगा, शुगर केन का, दैट इज़ 28 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो 28 मीटर क्यूब पर सेकंड के अकॉर्डिंग वी विल डिज़ाइन, ठीक है। अगर हमने उससे कम डिज़ाइन कर दिया तो हमारे क्या दिक्कत आएगी, जैद की दिक्कत आ जाएगी। सपोज़ कीजिए हमने डिज़ाइन कर दिया 26 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए, ठीक है, तो क्या दिक्कत आएगी, खरीफ और शुगर केन का तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रबी और शुगर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैद के लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि जैद का जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है कितना है 28 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब कि उसको एटलीस्ट 28 मीटर क्यूब तो चाहिए किसके लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। और अगर अपन ने 28 से ज़्यादा ज़्यादा कर दिया, मान लो हमने 50 मीटर क्यूब पर सेकंड से डिज़ाइन कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली महंगा हो जाएगा। तो भी हम वो भी नहीं करेंगे कि इकोनॉमिकली हमारे लिए क्या हो जाए, महंगा हो जाए। तो हमको दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी करना है, लेकिन हमको इकोनॉमिकली भी ऐसा नहीं करना कि डिज़ाइन डिस्चार्ज हमारा है 28 मीटर क्यूब पर सेकंड और हम डिज़ाइन कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, 50 मीटर क्यूब पर सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस सबसे अच्छी बात है, इस PDF से आप अपने नोट्स ही बना सकते हैं, आपके सामने सब कुछ खोला हुआ है। नेक्स्ट नीचे आ जाइए,
जैसे देखो द CCA ऑफ वाटर कोर्स, अब आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, द CCA ऑफ वाटर कोर्स इज 12,000 हेक्टेयर, इंटेंसिटी ऑफ शुगर केन एंड वीट क्रॉप आर 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखते हैं हम एक बार। थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले गए अपन। एक बार देखते हैं PDF, थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले गए, एक सेकंड बहुत। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन, इसमें कहते हैं द CCA ऑफ वाटर कोर्स इज़ 12,000 हेक्टेयर, इंटेंसिटी ऑफ, ये दे रखा है कि 12,000 हेक्टेयर हमारे पास है, इंटेंसिटी ऑफ शुगर केन और वीट दे रखी है हमको कितनी, देखते हैं एक बार। शुगर केन और वीट की इंटेंसिटी दे रखी है हमको यहाँ पर 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड द ड्यूटी इज़ फॉर द क्रॉप्स एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स आर 730 हेक्टेयर पर क्यूमेक एंड 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। देन फाइंड discharge required at the head of the water course, determine the design discharge at the outlet assuming capacity factor is equal to 0.75। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब एरिया जो इरिगेशन के लिए दे रखा है वो है हमारे पास 24,000 हेक्टेयर, ठीक है। वीट की ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो 40% इसका क्या लेके चलेंगे हम, 40% दिया हुआ है, तो फॉर वीट के लिए 12,000 इंटू 40/100, ये 4800 हेक्टेयर क्या आ गया, इस एरिया पे हमको खेती करनी है। उसके बाद शुगर केन के लिए बात करते हैं, 730 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया, ठीक है। ये हमको शुगर केन का दे रखा है, और ड्यूटी दे रखी है वीट की 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। शुगर केन के लिए 2400 कैसे आया, तो हमको पता है कि ऊपर वो दे रखा है 12,000 का कितना % निकालेंगे, 20% निकालेंगे, तो वहाँ से क्या आ जाएगा हमारा शुगर केन का एरिया टू बी इरीगेटेड आ जाएगा। उसके बाद ड्यूटी पता है हमको, एरिया पता है, तो एरिया अपॉन ड्यूटी क्या होता है मेरा, डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ से डिस्चार्ज कितना आ जाएगा 3.287 मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये था शुगर केन का, वीट का कितना आ जाएगा 4800 डिवाइड बाई 1800, दिस इज 2.67। अब देखो वीट और शुगर केन इज ए पेरिनियल क्रॉप, तो मैंने पहले बताया था पेरिनियल क्रॉप है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेरिनियल क्रॉप होने के कारण क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो दैट इज 5.957 मीटर क्यूब पर सेकंड। कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है 0.75, मुझे पता है क्या निकालना है इसके अंदर हमको, तो देखो हमको 0.75 दे रखा है कैपेसिटी फैक्टर, वी विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट, मीन सप्लाई डिस्चार्ज अपॉन डिज़ाइन डिस्चार्ज इज नोन एज कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। तो डिज़ाइन डिस्चार्ज इज इक्वल टू, अब डिज़ाइन डिस्चार्ज इधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो मीन सप्लाई डिस्चार्ज अपॉन में कैपेसिटी फैक्टर, सो 5.94 क्या था मेरा मीन सप्लाई डिस्चार्ज, निकालना क्या है डिज़ाइन डिस्चार्ज डिवाइड बाय 0.75, इट विल बी 7.92 मीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इसको अपन कराएंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, आप एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन, आप कॉपी कर लीजिए, तब तक अपन नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आपके, अब तक जो पढ़ाया मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ाई है, डेफिनेशन पढ़ाई है आपको मैंने, आपको ये बताया कि एरिया टू बी इरीगेट कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए आपको 1000 हेक्टेयर दे रखा है और इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन दे रखी है आपको वहाँ पर 10%, तो आप 1000 का 10% निकालेंगे, दैट इज़ कितना आ जाएगा 900 हेक्टेयर पे हम कर सकते हैं, हमारा इरीगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे होम, टेक केयर।